Okay, so now we've started this 8 minutes before because Nasir finished earlier. I don't know whether he's getting a question answer now. So if you people would tell us. फोन पे बात कर रही हो? Namrata Goyal is watching. Wave. You wave. Amy Lali is watching. Hey, hi Amy. Hi Namrata. Can you guys see us? It's Javed's turn now. So he's coming up. Can you see us? We are new to this technology, okay? Now Akash Khurana is also watching. That's good. So should we start? We can wave. Can you type and let us know whether we should start now, because we are still about 7 minutes before to go. Sumaira Haq is watching. Wave. Weren't they delightful, Nasir and Ratna? It was such a treat to listen to them. I hope you're going to enjoy us also. So I think it says 12:13. I can't really make out. You are amazing. Thank you, Tushar, for that wonderful comment. Vinay Shukla, you're watching. So now I'm going to put Javed Sab here because it's his turn. Okay, see you soon. अच्छा है. दोस्तों, आप सबको सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वार्म हेलो. कभी कभी मुझे लगता है कि ये कायनात जो है, ये सृष्टि, ये यूनिवर्स हमारे लोगों को बार बार बताती है कि हम सब एक हैं. कभी प्यार से और कभी झुंझला के ज़रा गुस्से से. जब प्यार से बताती है तो सूरज उगता है तो हर घर पे उसकी रोशनी जाती है. न किसी से वो धर्म पूछता है, न जात पूछता है, न ज़बान पूछता है, न इलाका पूछता है. जब रुतें आती हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, जो हमारे मुल्क के मौसम हैं, तो वो सबके लिए होते हैं. जब हवा चलती है ठंडी तो सबके लिए होती है. जब चांदनी छिटकती है तो सबके लिए होती है. और कभी कभी जब यूनिवर्स झुंझला जाती है, तो कभी फ्लड आता है, तो वो भी सबके लिए होता है. ये गुस्सा है नेचर का जो दिखाई देता है. कभी अर्थक्वेक आता है तो सबके ही घर हिल जाते हैं. अर्थक्वेक किसी से जात पात नहीं पूछता. जब कोई मुश्किल इस तरह की आसमानी आती है जैसे कि ये कोरोना, तो ये कोरोना भी हमें बताता है कि अच्छे वक्तों में भी और बुरे वक्तों में भी हम सब एक ही हैं, हम एक कश्ती में हैं. लेकिन ये बात, हम कमाल ये है कि बुरे से बुरे वक्त में भी नहीं समझ पाते और अच्छे से अच्छे वक्त में भी नहीं समझ पाते. कुछ दिनों पहले मैंने एक नज़्म लिखी थी जिसका टाइटल है मेरी दुआ है. वैसे तो मैं दुआ मांगता नहीं हूँ और दुआ मांगने पे मैं बिलीव भी नहीं करता हूँ, इसलिए कि मैं एक एथीस्ट हूँ. लेकिन मेरी दुआ है से मेरा इस ज़बान में मतलब ये है कि दिस इज़ माई डिज़ायर, ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, ये हसरत है, मेरी आकांक्षा. मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी ज़बान लिखूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें, इसलिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना चाहता हूँ. लेकिन जब कभी आप एक ज़रा अलग सा टॉपिक ले लेते हैं तो उसमें कुछ अलग से शब्द भी आ ही जाते हैं, आप कितना भी रोकिए. तो मैं इस पोएम में 2-3 वर्ड हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत से लोगों के लिए बहुत फेमिलियर नहीं होंगे, तो मैं उनका ट्रांसलेशन पहले ही कर दूं, मौका हुआ तो बीच में भी कर दूंगा. जैसे खला. अब खला जो है स्पेस को कहते हैं, जो आउटर स्पेस है वो खला है. जजीरा, आइलैंड, टापू. मुख्तलिफ का मतलब है डिफरेंट. मेरी दुआ है. खला के गहरे समंदरों से गुजर के एक दिन, ये टॉपिक है कि जैसे खला के ये समंदर है
और इससे गुजर के कोई लोग यहाँ तक, इस जजीरे तक, ये भी एक जजीरा है, वो भी एक जजीरा है, इसके बारे में कहा है। खला का जजीरा यानी ये जो आइलैंड है, स्पेस के सितारे, सैटेलाइट, प्लैनेट्स, ये तो ये मुहावरा हमने इस्तेमाल किया है। मेरी दुआ है खला के गहरे समंदरों में अगर कहीं कोई है जजीरा, जहाँ कोई सांस ले रहा है, जहाँ कोई दिल धड़क रहा है, जहाँ ज़हानत ने इल्म का जाम पी लिया है, इंटेलिजेंस हैज एब्जॉर्ब्ड नॉलेज, जहाँ ज़हानत ने इल्म का जाम पी लिया है, जहाँ के बासी अपनी धरती के साहिलों से उतारने को हैं अपने बीड़े, खला के गहरे समंदरों में तलाश करने कोई जजीरा, जहाँ कोई सांस ले रहा है, जहाँ कोई दिल धड़क रहा है। इट इज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। मेरी दुआ है कि उस जजीरे के रहने वालों के जिस्म का रंग, इस जजीरे के रहने वालों के जिस्म के जितने रंग हैं उनसे मुख्तलिफ हो, डिफरेंट, बदन की हैयत भी मुख्तलिफ हो और शक्ल सूरत भी मुख्तलिफ हो, बॉडी का फॉर्म भी अलग हो और शक्ल सूरत भी अलग हो। मेरी दुआ है अगर है उनका भी कोई मज़हब, तो इस जजीरे के मज़हबों से वो मुख्तलिफ हो। मेरी दुआ है कि इस जजीरे की सब ज़बानों से मुख्तलिफ हो ज़बानों की। मेरी दुआ है खला के गहरे समंदरों से गुजर के एक दिन उस अजनबी नस्ल के जहाज़ी खलाई बीड़े में, स्पेस क्राफ्ट में, खलाई बीड़े में इस जजीरे तक आए, हम उनके मेज़बान, हम उनके होस्ट, हम उनको हैरत से देखते हों, वो पास आकर हमें इशारों से ये बताएं कि उनसे हम इतने मुख्तलिफ हैं कि उनको लगता है इस जजीरे के रहने वाले सब एक से। मेरी दुआ है कि इस जजीरे के रहने वाले उस अजनबी नस्ल के कहे का यकीन कर ले। दोस्तों, आप जानते हैं कि आजकल ज़रा कुछ कठिन दौर से गुजर रही है ज़िंदगी सारी दुनिया की। कठिनाइयाँ हम सब ने देखी हैं, मैंने भी बड़ी मुश्किलें अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, आपने भी देखी होंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो एक जीते जागते इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और जो सबसे बड़ी मुसीबत उस पर आ सकती है वो है भूख। एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन जब शुरू होता है तीसरा दिन, तो इंसान में और किसी जानवर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सारी डिग्निटी, वो आत्मसम्मान, वो खुददारी, सब कुछ खत्म हो जाता है। सिर्फ रोटी खाना, पेट की भूख, पेट की आग, बस वो इम्पोर्टेंट होती है। और इन दिनों में इस बात का ख्याल मुझे कई बार आया है, मैंने भी देखी है भूख, लेकिन इन दिनों दोबारा याद इसलिए आ रही है कि मैं सोचता हूँ कि आज न जाने कितने लोग हैं, हम तो चलो घरों में बंद बैठे हैं, हमारे पास खाने को भी है। जिन लोगों को थोड़ी बहुत तकलीफ़ है उनका भी कुछ अरेंजमेंट सरकार ने भी किया है, NGO ने भी किया है, दूसरे लोगों ने भी किया है। लेकिन कुछ लोग घर में इसलिए नहीं बैठ सकते कि उनके घर भी नहीं है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने घर तक पहुंच सकें जो न जाने सैकड़ों मील दूर है। ये बेचारे मजदूर लोग हैं और सड़कों पे चल रहे हैं, कहीं खाने को मिल जाता है, नहीं भी मिलता है। वो किस हाल में है कि एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ भूख, तय नहीं कर सकते हम कौन सी बड़ी बीमारी है। भूख मैंने भी देखी है, और मैंने काफ़ी अरसे पहले भूख पे एक नज़्म लिखी थी। कमाल ये है कि नज़्म मैंने तब नहीं लिखी थी जब मैं भूखा मर रहा था। यही फ़र्क है शायद पोइट्री में और जर्नलिज्म में। होता यह है कि एक चीज़ हुई, एक बात हुई, आपने उसे रिपोर्ट कर दिया, ये जर्नलिज्म है। लेकिन पोइट्री में क्या होता है कि थोड़ा फासला चाहिए एक्सपीरियंस से, जब आप उसके कॉन्टोर्स को देख सकें, उसे पूरी तरह देख भी सकें, और फिर फासला इतना ज़्यादा भी ना हो कि आपका इस एक्सपीरियंस से इमोशनल रिश्ता ही कट गया, वो जो एक कनेक्शन था वो कट गया, वो दर्द अब रहा नहीं, तो दर्द बाकी रहे और फासला भी हो, तब आप लिख पाते हैं। मैं इन दिनों वैसे कोरोना के बारे में भी कुछ लिख रहा हूँ, लेकिन मैं उसे भी रखे रहूँगा, अभी मैं सुनाता नहीं हूँ लोगों को,
उसे मैं फिर देखूँगा, थोड़े फासले से देखूँगा, जब ये मुश्किल गुजर जाएगी, जब दिल में दर्द तो रहेगा लेकिन ये एक हकीकत नहीं रहेगी, तब उस नज़्म को दोबारा देख के सोच के फिर आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। भूख, ये नज़्म उस तजुर्बे की रोशनी में लिखी है जिसका दर्द आज तक मुझ में बाकी है। आँख खुल गई मेरी, हो गया मैं फिर जिंदा, पेट के अंधेरों से ज़हन के धुंधलकों तक एक सांप के जैसा रेंगता ख्याल आया, आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है। दोपहर की गर्मी में बेइरादा कदमों से एक सड़क पे चलता हूँ, तंग सी सड़क पर हैं दोनों सिमत दुकानें, खाली खाली आंखों से हर दुकान का तख्ता सिर्फ देख सकता हूँ, अब पढ़ा नहीं जाता। लोग आते जाते हैं, पास से गुजरते हैं, फिर भी कितने धुंधले हैं, सब हैं जैसे बेचेहरा। शोर इन दुकानों का, राह चलती एक काली, रेडियो की आवाज़ें, दूर की सदाएं हैं, आ रही हैं मीलों से। जो भी सुन रहा हूँ मैं, जो भी देखता हूँ मैं, ख्वाब जैसा लगता है भी और नहीं भी है। दोपहर की गर्मी में बेइरादा कदमों से एक सड़क पर चलता हूँ, सामने के नुक्कड़ पर नल दिखाई देता है। सख्त क्यों है ये पानी, क्यों गले में फंसता है, मेरे पेट में जैसे घूंसा एक लगता है। आ रहा है चक्कर सा, जिस्म पर पसीना है, अब सकत नहीं बाकी, आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है। हर तरफ अकेला, हर तरफ अंधेरा है, घाट पर अकेला हूँ, सीढ़ियाँ हैं पत्थर की, सीढ़ियों पे लेटा हूँ, आसमां को तकता हूँ। आसमां की थाली में चांद एक रोटी है, चुक रही हैं पल के, डूबता है ये मंजर, है ज़मीन गर्दिश में। मेरे घर में चूल्हा था, रोज़ खाना पकता था, रोटियां सुनहरी हैं, गरम गरम ये खाना, खुल नहीं रही आंखें, क्या मैं मरने वाला हूँ। माँ अजीब थी मेरी, रोज़ अपने हाथों से मुझको वो खिलाती थी। कौन सर्द हाथों से छू रहा है चेहरे को, देखने वाला हाथी का, देखने वाला घोड़े का, देखने वाला भालू का। मौत है कि बेहोशी, जो भी है गनीमत है, मौत है कि बेहोशी, जो भी है गनीमत है। आज तीसरा दिन था, आज तीसरा दिन था। लेकिन दोस्तों, ये सारी हकीकतें तो आज भी हैं, और न जाने कितने करोड़ों लोग इस तीसरे दिन से गुजर रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि हम निराश ना हो, नाउम्मीद ना हो। वो एक फैज़ का शेर है जो मैंने एक गाने में भी इस्तेमाल किया था। दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है, तो कट जानी। मेरी एक छोटी सी नज़्म है जो मैं आपको आखिर में सुनाना चाहूँगा। गांव की कोई रात की काली चादर ओढ़े, सुबह की गोरी, गलत बोल गया मैं, सुबह की गोरी, रात की काली चादर ओढ़े, मुंह को लपेटे रूठ के सबसे, सोई है कब से सुबह की गोरी। आंख न खोले, मुंह से न बोले, जब से किसी ने कर ली है सूरज की चोरी। रात की काली चादर ओढ़े, रूठ के सबसे, सोई है कब से सुबह की गोरी। आंख न खोले, मुंह से न बोले, जब से किसी ने कर ली है सूरज की चोरी। आओ चल के सूरज ढूंढे, और न मिले तो किरण किरण फिर जमा करें हम, और एक सूरज नया बनाए। रूठ के सबसे, सोई है कब से सुबह की गोरी, इसे जगाएं, इसे मनाएं। तो ये सुबह की गोरी हम जगाएंगे भी और मनाएंगे भी, ऐसा विश्वास मेरे दिल में है। लेकिन इससे पहले कि मैं यहाँ से हटूँ, मेरे बाद आप शबाना जी को सुनेंगे। दो ही बातें मेरे दिल में हैं, ये मौका अच्छा है करने का। देखिए, ये मुश्किल तो सब पे ही आई है, कोई भी हो,
अमीर गरीब, छोटा बड़ा, किसी धर्म, किसी जात, किसी प्रदेश का हो, कोई भाषा बोलता, सब पे है मुश्किल। और हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए, बहुत ही उनका एहसान मानना चाहिए उन डॉक्टर्स का, उन नर्सों का, उन सोशल एक्टिविस्ट का, जो अपनी जान को एक तरह से ख़तरे में डाल के, इसलिए कि जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें भी बीमारी हो सकती है। और बहुत से डॉक्टर्स, नर्सेस और एक्टिविस्ट को हुई है। एक्टिविस्ट लोगों को खाना पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन्हें दूसरे आराम देने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर उनके टेस्ट करेंगे, इसलिए कि जब टेस्ट होगा तभी मालूम होगा कि आपको ये बीमारी है कि नहीं, और जब मालूम होगा तभी आपका इलाज हो सकता है। टेस्ट न कराने से तो आप हेल्दी नहीं रहेंगे ना, बीमारी तो आपके अंदर होगी अगर है तो, उसका जितनी जल्दी पता चले अच्छा। लेकिन मुझे कितनी जगहों से इस तरह की रिपोर्ट मिली, कुछ 6-7-8 शहरों से, कि वहाँ किसी मोहल्ले में जब डॉक्टर्स नर्सेस गए तो उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, उनको दौड़ा के मारा गया, वो जख्मी हो गए। टीवी पे भी देखा, बल्कि एक बार पुलिसमैन भी जख्मी देखा। तो ये बहुत अफसोस की और दुख की बात है। अफसोस उन लोग पे होता है जो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये लोग जो आए हैं ये तुम्हें जहर पिलाने नहीं आए, ये मालूम करने आए और सब जगह जा रहे हैं कि तुमको ये बीमारी है कि नहीं, और इस खतरे में आ रहे हैं वो कि जहाँ उनको भी बीमारी लग सकती है अगर किसी को। तो बजाय इसके कि हम उनका शुक्रिया अदा करें और उनका एहसान मानें, उनके साथ इस तरह का सलूक की तो बिल्कुल जाहिल आदमी कर सकता है, या पागल आदमी कर सकता है, या एक ऐसा आदमी कर सकता है जैसे किसी पागल ने कोई गलत बात बताई हुई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अफसोस और बड़े शर्म की बात है, बहुत तकलीफ दे बात है। कोई भी जो हमारा शहरी इस मुल्क का जो नागरिक है वो इस बात पे सिवाय दुख के और गुस्से के क्या महसूस कर सकता है, अभी सोचिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग ये नादानी और ये गलती नहीं करेंगे। उन्हें किसने क्या बता दिया है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि एक ज़माने में पोलियो का प्रॉब्लम था कि गांव में हम जाते थे। ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है। मैं एक ऐसे गांव में गाँव जहाँ 3 दफ़ा डॉक्टर्स को पत्थर मार के भगाया गया था। फिर मैं उन गाँव वालों के पास गया, मैंने उन्हें समझाया कि भाई ये तुम्हारे बच्चों को अपाहिज होने से बचाने के लिए आ रहे हैं और तुम ये उनके साथ सलूक कर रहे हो। तो उन्होंने कहा हमने ऐसा सुना है और हमने वैसा सुना है और इससे तो हमारा बच्चा निपुंसक हो जाएगा और ये सुनने से क्या होता। बहुत से लोगों ने सुना है कि हर मदरसे में बम बनते हैं। तो क्या सचमुच बनते हैं? तुम्हारे यहाँ जो मदरसा बम बनता है वहाँ ट्रेन किया जाता है टेररिस्ट को? कहीं नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। तो फिर बहुत से लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि ऐसा ही होता होगा यहाँ। तो गलत बातों पे विश्वास करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता। ये जिन डॉक्टर्स को तुम पत्थर मार के भगा रहे हो ये तुम्हारी जान बचाने आ रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी तुम बिल्कुल ना करो, ये नादानी है। और मुझे बहुत खुशी है कि अल्टीमेटली उन्होंने मेरी बात सुनी और उन सब ने अपने बच्चों को पोलियो के टीके लगवाए। तो इनको पता नहीं कौन लोग हैं जो उल्टी सीधी बातें बता देते हैं और ये विश्वास कर लेते हैं। और पे नादानी की बात है। मैं समझता हूँ कि जिस शहर में भी ऐसा हो रहा हो वहाँ के जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं उनका फ़र्ज बनता है कि वो वहाँ जाएं और ये पागल जो ऐसा काम कर रहे हैं या कर सकते हैं उनको समझाएं कि भाई ये तुम अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, तुम गलत काम कर रहे हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो समझेंगे, उन्हें भी अपनी ज़िंदगी, अपने घर वालों की ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी प्यारी तो होगी। दूसरी तरफ एक और बात मैं देखता हूँ कि कुछ विजिलांते बन गए हैं। वो सड़क पे किसी की दुकान बंद करा देते हैं, ठेला उलटवा देते हैं, किसी को जाके सड़क पे पिटाई कर देते हैं। अरे भाई, ये देश में एक सरकार है, यहाँ एक कानून है, यहाँ पुलिस है, वो अपना काम कर रही है, यहाँ डॉक्टर हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तुम खुदाई फौजदार मत बनो। ये तुम्हारा काम नहीं है कि तुम जाके लोगों की दुकानों पे हमला करो और ठेले उल्टो। ये तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो। तुम इसे समझ रहे हो बहुत देशभक्ति है, ये बिल्कुल देशभक्ति नहीं है। ये एक बहुत नादानी है जिसे और मैं समझता हूँ कि जो भी लोग हैं तरह तरह की गलतफहमियों के शिकार हैं उन्हें इससे निकलना चाहिए
और इस देश में हर आदमी 99% लोग इस देश के इस वक्त एक हैं। हम सब के सब सरकार के पीछे है, सरकार के साथ है। और मैंने तो ये ट्वीट भी किया है कि इस वक्त हर आदमी को प्राइम मिनिस्टर की बात सुननी चाहिए, लेकिन उसी वक्त ये सब हरकतें हों, ये ख़राब बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम लोग एकता से, शांति से और मजबूती से इस मुसीबत जिसका नाम है कोरोना, उसका साथ देंगे। चलिए, ये बातें तो हो गई। अब आप शबाना जी से कुछ सुनिए, कुछ पोइट्री भी आपको सुनाएंगी, उर्दू में भी सुनाएंगी और उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी सुनाएंगी। मुझे यकीन है कि आपको अच्छा लगेगा, तो मैं उन्हें बुलाता हूँ। Guys, I know that you're saying that the sound is not good, so I'm trying to fix it. Just bear with me. No, this is gone completely. Now, is this sound better? Can't hear you. Everybody's saying unable to listen. What do I do? Earphones, they're saying please use earphones. Volume is very low even now. Uttara, you're also watching. I am unable to fix. No, this has to be the volume. Okay, now can you hear me? I have increased the volume to the extent that I can. Listen, we are very new to this technology, so you will have to bear with us. Hello everybody, can you hear me? Adab from Lucknow, Shirin. It's fine in Denmark, that's good. Wow. Sumaira, you're listening in Washington DC. How exciting is this? So now, अगर आपका हुक्म हो जाए, you do want to listen more to जावेद साहब, है ना? उन्होंने बहुत कम सुनाया है, तो मैं ऐसा करूँगी कि पहले एक दो नज़में आपको सुना देती हूँ और फिर उसके बाद जावेद साहब को बुला लूँगी, अगर आपकी इजाज़त हो तो। ठीक है, तो अभी अभी आपने जावेद अख्तर को सुना, अब उनके ससुर यानी मेरे वालिद कैफ़ी आज़मी का कलाम सुनिए, कोशिश करती हूँ। पहली जो नज़्म है जो मैं सुनाऊँगी आपको, उसका उन्वान है मकान। ये कैफ़ी साहब की एक बहुत मशहूर नज़्म है जो उन्होंने उस ज़माने में लिखी थी जब वो मज़दूरों के साथ काम करते थे और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके साथ काम किया करते थे, और आज भी इंतहाई रेलेवेंट है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं बदला, इतने सारे अरसे में कुछ भी नहीं बदला। क्योंकि हम जो आलीशान बिल्डिंग्स में रहते हैं, कभी हमको ख्याल आता है कि जिन लोगों ने अपने खून पसीने से इस बिल्डिंग को बनाया, आज वो कहाँ रहते हैं? उनके पास रहने को घर नहीं है। वो अपने गांव छोड़कर आते हैं नौकरी की तलाश में, नौकरी उनको मिल जाती है लेकिन घर नहीं मिलता। तो जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ एक टिन की छत के नीचे अपना बोरिया बिस्तर लगा देते हैं और वो उनका घर बन जाता है। और जब वो बिल्डिंग बन जाती है तो फिर खाना बदोश की तरह, बंजारों की तरह वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। इन दिनों में हमने देखे हैं जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन लेबरर्स हैं, जो डेली वेज अर्नर्स हैं, कितनी मुश्किल उन पर आई है। यहाँ काम नहीं मिलता, घर जाओ तो खाना नहीं मिलता, रास्ते में ही कहीं बेचारे बिल्कुल बिखर जा रहे हैं। तो जो नज़्म मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो उस कंस्ट्रक्शन लेबरर के बारे में है जो अपने खून पसीने से एक आलीशान महल बनाता है, और फिर जब वो महल ख़त्म हो जाता है या बन जाता है तो वहाँ एक चौकीदार को रख देते हैं और उस आदमी को वहाँ से हटा देते हैं जिसने ये महल बनाया, और वो सामने फुटपाथ पर सोता है।
तो कैफ़ी साहब कहते हैं कि ये खिड़की जो खुल जाने की बात करती हैं, तो ये खिड़की जो है सिर्फ इस कंस्ट्रक्शन लेबर के लिए नहीं है, लेकिन उन तमाम चीज़ों के लिए है, जैसे नाइंसाफ़ी, जैसे गैर बराबरी, जो ये खिड़की खुलना ज़रूरी है। तो पेश है मकान। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। ये ज़मीं तब भी निगल लेने पे आमादा थी, पाँव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। इन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो गुफाओं में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने, कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामुदर और ज़रा और संवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शमों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। बन गया कसर तो पहरे पे कोई बैठ गया, मुलाहिज़ा फरमाए। बन गया कसर तो पहरे पे कोई बैठ गया, सो रहे खाक पे हम शोरिश तामीर लिए। अपनी नस नस में लिए मेहनत पैहम की थकन, बंद आँखों में इसी कसर की तस्वीर लिए। दिन पिघलता है इसी तरह सरों पर अब तक, रात आँखों में खटकती है सिया तीर लिए। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। अच्छा, मैं ज़रा देखती हूँ कि आप लोगों का। अच्छा, मरियम तो वाह कह रही है, थैंक यू। अच्छा, आई एम वेरी सैड दैट सम पीपल आर स्टिल कंप्लेनिंग कि आवाज़ मुश्किल है, वॉल्यूम लो है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत साफ सुनाई दे रहा है। हमारे डेनमार्क के कुछ साथी हैं बेंटी, वो तो कह रही हैं कि बहुत अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है। अबाउट साउंड लेवल्स, आई एम सो सॉरी। नाउ प्लीज टेल मी क्विकली, वाज दिस साउंड ओके? बिकॉज आई एम अबाउट टू रिसाइट समथिंग एल्स। औरत का मैं एक बंद तो आपको ज़रूर सुनाऊंगी जी। मकान तो मैंने अभी अभी सुनाया जी। अच्छा, अब ज़रा सा माहौल को बदलते हैं और मैं आपको एक रोमांटिक नज़म सुनाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। छोटी सी नज़म है, उसका उन्वान है एक लम्हा। ये उस मंज़र को डिस्क्राइब करता है जो कि रोज़, बाकायदा रोज़ मेरे भाई बाबा और मैं देखा करते थे। क्योंकि मेरी मम्मी शौकत कैफ़ी की ये आदत थी कि वो सुबह सवेरे तैयार होके एक क्रिस्प कॉटन साड़ी पहनकर, और हमारा छोटा सा एक लॉन था, उसके अंदर एक हार सिंगार का पेड़ था, तो वो हार सिंगार इकट्ठा करती थी एक छोटी सी कटोरी में और उसको लाकर रखती थी, और फिर बहुत ही सेरेमनी के साथ हमारे यहाँ चाय पी जाती थी। तो वो लेकर आता था अपना ट्रॉली लेकर आता था चाय के साथ, और वो ही एक खूबसूरत लम्हा था जब कोई उनके बीच में नहीं जाता था, कैफ़ी और शौकत के बीच में। वो दैट वाज इंटायरली देयर स्पेस। सो ऐसी ही खूबसूरत लम्हे के बाद कैफ़ी साहब ने लिखी है ये नज़म, एक लम्हा। जिंदगी नाम है कुछ लम्हों का, और उनमें भी वही एक लम्हा, जिसमें दो बोलती आँखें चाय की प्याली से जब उठें तो दिल में डूबें, डूब के दिल में कहें आज तुम कुछ न कहो, आज मैं कुछ न कहूँ। बस यूं ही बैठे रहें हाथ में हाथ लिए, गम की सौगात लिए, गर्मी जज्बात लिए। कौन जाने कि इसी लम्हे में दूर पर्वत पे कहीं बर्फ पिघलने ही लगी। शुक्रिया। हेलो, मैनी मैनी डिफरेंट पीपल, वाह। अच्छा, इस नज़्म के बारे में मैं एक बहुत मज़ेदार किस्सा आपको
सुनाती हूँ जो मेरे भाई बाबा हमेशा कहा करते थे। वो कहते थे कि दरअसल मेरी मम्मी जो हैं वो इंतहाई बातूनी थी, मुस्तकिल बात करती थी, और अब्बा बहुत ही खामोश मिजाज के थे। तो बाबा का ये कहना है कि ये नज़म उन्होंने एक दरख्वास्त की तौर पर लिखी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसा कोई लम्हा हो जब शौकत कुछ न कहें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो उनको ये नज़म जो एक दरख्वास्त के तौर पर भेजनी पड़ी थी अपनी बीवी को। ओके, नाउ आई नीड टू सी व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। वाह, अब क्लियर सुनाई दिया जा रहा है। दैट्स गुड, आई एम सो ग्लैड। अच्छा, ये बताइए कि डू यू वांट मी टू रीड द इंग्लिश ट्रांसलेशंस? डू यू वांट मी टू recite the English translation? Oh, Praveena Rathod is also on. That's lovely. Okay. अच्छा, एक बहुत खूबसूरत सी छोटी सी गज़ल है, वो सुनाती हूँ मैं आपको। बस एक झिझक है यही हाल दिल सुनाने में कि तेरा जिक्र भी आएगा इस फसाने में। बस एक झिझक है यही हाल दिल सुनाने में कि तेरा जिक्र भी आएगा इस फसाने में। बरस पड़ी थी जो रुख से नकाब उठाने में, बरस पड़ी थी जो रुख से नकाब उठाने में, वो चांदनी है अभी तक करीब खाने में। उसी में इश्क की किस्मत बदल भी सकती थी, उसी में इश्क की किस्मत बदल भी सकती थी, जो वक्त बीत गया मुझको आजमाने में। और अब आखिरी शेर है। ये कह के टूट गया शाखे गुल से आखिरी फूल, ये कह के टूट गया शाखे गुल से आखिरी फूल, अब और देर है कितनी बहार आने में। बस एक झिझक है यही हाल दिल सुनाने में कि तेरा जिक्र भी आएगा इस फसाने में। Thank you. English too, okay. So there are people who are saying that I should read the English too. I should. मुझसे गलती हो गई एक्चुअली, जब मैंने नज़म सुनाई थी तो उसके साथ ही मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन सुना देना चाहिए था, लेकिन खैर आपकी दरख्वास्त है तो मैं सुनाती हूँ। तो मकान आपने जो सुनी थी उसका ट्रांसलेशन किया है पवन वर्मा जी ने। Tonight a searingly hot breeze is blowing. Tonight on this footpath there will be no sleep. Come, let us arise, you and I, and you too, and you. A window in this wall will surely find an opening. To swallow us this earth was even then waiting, when our feet touched the ground from branches breaking. These houses know nothing. Those who live in them know nothing of the days we spent in caves hiding. Our hands could not tire, they had become the mold. Our hands could not tire, they had become the mold, to make statue after statue for someone else to hold. We made the walls strong, stronger, and stronger still, embellished the roof, gave doorways a strength untold. Because the wind could so easily extinguish the flame, we gilded the sky with electricity instead. When the palace was built, someone else sat on guard. When the palace was built, someone else sat on guard. In squalor we slept with cacophony our bed. The fatigue of relentless labor in every vein, images of the palace in our eyes remain. Unending, the day melts on our heads still, our unslept nights remain just the same. Tonight a searingly hot breeze is blowing. Tonight on this footpath there will be no sleep. Come, let us arise, you and I, and you too. A window in this wall will surely find an opening. Okay. भैया अब मैं बहुत इस वक्त कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम सिर्फ उर्दू सुनना चाहते हैं और हमको ट्रांसलेशन नहीं सुननी।
कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रांसलेशन भी चाहिए, तो अब आप बताइए। अच्छा, अब ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि ओरिजिनल ही सुनाइए। तो एक नज़्म है, उसका उन्वान है इंतशार। आज जो माहौल हम देख रहे हैं, जो केओस हम देख रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि हम सब लोग एक साथ हो गए, किसी तरह की यूनिटी हम में आ गई, क्योंकि हम सब लोग ये कोरोना वायरस को भगाना चाहते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि जब इस कोरोना वायरस पर हम काबू कर लेंगे तो हम एक नई दुनिया बनाएं, एक ऐसी दुनिया बनाएं जिसमें सांप्रदायिकता नहीं हो, जिसमें गैर बराबरी नहीं हो, जिसमें बेइंसाफ़ी नहीं हो? क्योंकि ये जो वायरस है ये तो हमारे समाज में आज भी है, और जिस तरह से हम एकजुट होकर कोरोना को हराना चाहते हैं, ठीक इसी तरह हमको कोशिश करनी चाहिए एक नई दुनिया बनाने की। क्योंकि इसकी वजह से हम ये तो जान गए हैं कि हम टोटली इंटरडिपेंडेंट हैं। इसमें न ज़ात का दखल है, न धन का दखल है, न क्लास का दखल है, न अमीरी गरीबी, कोई भी फ़र्क नहीं करता ये कोरोना वायरस। तो क्या हम में ये क़ुव्वत है, हम में ये ताकत है कि वो सूद हम चुका सकें जो आज तक हम पर उधार सा है? यही सवाल पूछता है शायर। इसका मतलब है dispersion या chaos. अच्छा, let me do this. First I'll read it in English and then after that I will recite it in Urdu. Sometimes an obstruction, sometimes a dispersion. The world perhaps awaits its own destruction. Not Manu's fish, nor Noah's ark, but just this dread. Each drop seems to be a storm waiting to break ahead. The body fully alert, the intellect unawake. The mind seems a shadow lost in memory's wake. We walk in each other's footsteps without leaving a trace. Astride our own shoulders, we move from place to place. Ruins echo and answer whoever we call. The past seems to hold each one in thrall. The sun had to set in that very wilderness, where the tomb bears to mine a strange likeness. Someone must pay the price, someone must bear the blame of the revolution that even today is a borrowed claim. I'll repeat that again. Someone must pay the price, someone must bear the blame of the revolution that even today is a borrowed claim. अब जो है उर्दू सुनिए। इंतशार नज़्म का उन्वान है। कभी जमूद कभी सिर्फ इंतशार सा है, जहाँ को अपनी तबाही का इंतज़ार सा है। मनू की मछली न कश्ती नू और ये फ़ज़ा, के कतरे कतरे में तूफ़ान बेकरार सा है। तमाम जिस्म है बेदार फ़िक्र काबीदा, दिमाग पिछले ज़माने की यादगार सा है। सब अपने पाँव पर रख रख के पाँव चलते हैं, सब अपने पाँव पे रख रख के पाँव चलते हैं। खुद अपने दोष पे हर आदमी सवार सा है। जिसे पुकारिए मिलता है एक खंडर से जवाब, जिसे पुकारिए मिलता है एक खंडर से जवाब। जिसे भी देखिए माजी का इश्तिहार सा है। हुई तो कैसे बियाबां में आके शाम हुई, हुई तो कैसे बियाबां में आके शाम हुई, कि जो मज़ार यहाँ है मेरा मज़ार सा है। कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले,
कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। तो हमारे पर ये फ़र्ज़ बनता है कि हम कोशिश करें वो सूद चुकाने की। ओरिजिनल उर्दू में ही पढ़िए। तो रूपाली, आपको तो पसंद आया। अब मैं फिर जावेद साहब को कहती हूँ कि वो आए, क्योंकि उन्होंने बहुत कम पढ़ा है। ठीक है, अभी इसमें वक्त है। Sagar, how beautiful, how lovely the Sagar, you're listening. Mariam, you're listening. It's so wonderful. This technology is great. Thank you, Anhad, for allowing us to connect with all of you. जावेद साहब को बुलाते हैं, आइए जावेद साहब। वो पढ़िए पहले before you start. क्या पढ़िए? They're saying in English. What are they saying? They're saying things in English over here, no? So you can read them. if you Okay, want. okay. चलो, don't do that. असल में थोड़ी सी कोई गड़बड़ हो गई। शुरू हमारा प्रोग्राम होने वाला था 10 बजे और कुछ जल्दी शुरू कर दिया हमने। कैसे शुरू कर दिया जल्दी पता नहीं मुझे, लेकिन कुछ 9:45 बजे से 9:45 उससे शुरू कर। तो बहुत से लोग तो शायद जब मैं बोल रहा हूँगा तो बीच में आए होंगे। चलिए खैर, 1-2 नज़मों से बच गए हो। लेकिन अभी मुझे फिर कहा है इन्होंने, शबनम ने भी और शबाना ने भी, कि दोबारा मैं कुछ और सुनाऊँ। अब कितनी देर तक वो तो पता नहीं, लेकिन बहरहाल जब तक आप बर्दाश्त करें तब तक देखिए। एक अजीब बात है कि हम जो बहुत दूर चीज़ें हैं उन्हें बड़े गौर से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे बहुत करीब हैं और चारों तरफ हैं और सामने हैं और रोज़ हैं, हर पल में हर लम्हा है, उनके बारे में हमारी आंखें शायद थोड़ी सी बुझ जाती हैं, हमारा ध्यान उधर जाता नहीं है। मसलन वक्त, टाइम। अब टाइम तो हम जानते हैं गुजर रहा है, हम टाइम की बात करते हैं वगैरह वगैरह कि भाई वक्त आया चला गया, आज कल परसों। तो अभी ऊपर से हुक्म ये आया है कि मैं ज़ोर से बोलूं, तो भाई अब इससे ज़्यादा ज़ोर से तो बोलना जो है वो शायरी नहीं, वो दवा बेचने के लिए ज़्यादा मुनासिब होता है। लेकिन बहरहाल अब बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इससे ज़्यादा बोलूँ। आप लोगों तक पता नहीं आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही। अभी भी कह रहे हैं एडजस्ट द ऑडियो। अच्छा चलिए, किसी ने कह दिया यू बोथ आर वंडरफुल, तो शायद उन्हें भी नहीं सुनाई दे रही होगी हमारी आवाज़, इसीलिए कह रहा है। तो जी हाँ, मैं वही पढ़ रहा हूँ फिरोज़ साहब, वक्त पे ही नज़्म सुनाने वाला हूँ। तो अब आप लोग को आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? नाउ जस्ट टेल मी वेदर यू कैन हियर मी। वी कैन लिसन यू, राइट, फाइन। चलिए तो ठीक है, अब इसी वॉल्यूम में सुनाता हूँ। तो एक नज़्म मैंने लिखी थी वक्त, जिसके बारे में हम लोग ज़रा कम सोचते हैं कि है क्या। तो नज़्म सुनिए। ये वक्त क्या है? ये क्या है आखिर कि जो मुसलसल गुजर रहा है? ये जब न गुजरा था तब कहाँ था? कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहाँ है? कहीं तो होगा। कहाँ से आया, किधर गया है? ये कब से कब तक का सिलसिला है? ये वक्त क्या है? ये वाक़ये, हादसे, तसादुम, these incidents, these accidents, these conflicts, every joy, every sorrow, every pain, every pleasure, ये वाक़ये, हादसे, तसादुम, हर एक गम और हर एक मसरत, हर एक लज्जत, हर एक अज़ियत, हर एक नगमा, हर एक खुशबू, हर एक नगमा, हर एक खुशबू, वो ज़ख्म का दर्द हो कि वो लम्स का हो जादू, खुद अपनी आवाज़ हो कि माहौल की सदाएं, ये जहन में बनती और बिगड़ती हुई फ़ज़ाएं, वो फ़िक्र में आए ज़लज़ले हों कि दिल की हलचल, तमाम एहसास, सारे जज्बे, ये जैसे पत्ते बहते पानी की सतह पर जैसे तैरते हैं, अभी यहाँ हैं, अभी वहाँ हैं और अब है उछल।
दिखाई देता नहीं है लेकिन ये कुछ तो है जो कि बह रहा है। ये कैसा दरिया है, किन पहाड़ों से आ रहा है, ये किस समंदर को जा रहा है, ये वक्त क्या है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी सब जा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े। तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हो, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हों। इस एक लम्हे में सारे लम्हे तमाम सदियां छुपी हुई हो, न कोई आइंदा न गुज़िश्ता। जो हो चुका है वो हो रहा है, जो होने वाला है हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि क्या ये मुमकिन है सच हो कि सफ़र में हम हैं, गुजरते हम हैं। जिसे समझते हैं हम गुजरता है वो थमा है, गुजरता है या थमा हुआ है, इकाई है या बटा हुआ है मुंजमद या पिघल रहा है, किसे खबर है, किसे पता है ये वक्त क्या है। शुक्रिया। अब एक नज़्म और याद आ गई, पर 2-3 नज़में आपको सुना देता हूँ। उसका नाम है ये खेल क्या है। अब मुझे अभी ये सुना रहा था ये वक्त क्या है, तो उससे मुझे याद आ गया एक मैंने नज़्म लिखी थी ये खेल क्या है। मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मेरी पोइट्री में आपको सवाल ज़्यादा मिलेंगे, जवाब कम है। तो सवाल ये भी एक है ये खेल क्या है, और ये खेल क्या है सुनिए। इसका मेटाफर तो इसमें चेस का है। चेस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, और वो बड़े आराम से पोइट्री में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1-2 बार किया है। तो ये इसमें भी हम ऑस्टेंसिबली ऊपर ऊपर तो चेस की बात कर रहे हैं, लेकिन बात कुछ और है, वो आप समझदार लोग हैं समझ जाएंगे। मेरे अपोनेंट मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतज़ार में है, मगर मैं कब से सफ़ेद खानों स्याह खानों में रखे काले सफ़ेद मोहरों को देखता हूँ। मैं सोचता हूँ ये मोहरें क्या है। अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरें हैं सिर्फ लकड़ी के हैं, खिलौने हैं, तो जीतना क्या है, हारना क्या है, न ये ज़रूरी न वो अहम है। अगर खुशी है न जीतने की न हारने का ही कोई गम है, तो खेल क्या है। मैं सोचता हूँ जो खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लूँ, ये मोहरे सचमुच के बादशाह हो वज़ीर सचमुच के हैं प्यादे, और इनके आगे है दुश्मनों की वो फौज रखती है जो कि मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे सब इरादे। मगर मैं ऐसा जो मान भी लूँ तो सोचता हूँ ये खेल कब है। ये जंग है जिसको जीतना है, ये जंग है जिसमें सब है जायज़। कोई ये कहता है जैसे मुझसे ये जंग भी है ये खेल भी है, ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह का। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे के जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। वजीर ही को है बस इजाजत के जिस तरफ भी वो चाहे जाए। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है, प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। मैं सोचता हूँ अगर यही है उसूल तो फिर उसूल क्या है, अगर यही है ये खेल तो फिर ये खेल क्या है। मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूँ। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतज़ार में। चलिए बात से बात निकलती है। मेरी एक और नज़्म है, उसका नाम टाइटल तो उन्वान तो सिर्फ आंसू है, लेकिन ये आंसू क्या है वो क्या वहाँ भी लगा हुआ है। तो अब वो अब क्या के सिलसिले में चल रहे हैं तो उसे भी सुन लीजिए जोर से। किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है, ये आंसू क्या है। ये आंसू क्या ये बता रहा है कि मेरे सीने में एक हसास दिल है जो किसी की दास्तां नहीं। चलिए ज़रा मैं भूल गया था और फिर से सुनाता हूँ, एक मिसरा मिस कर गया था।
किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है, ये आंसू क्या है? ये आंसू क्या एक गवाह है मेरी दर्दमंदी का, मेरी इंसान दोस्ती का? ये आंसू क्या एक सबूत है मेरी जिंदगी में खुलूस की एक रोशनी का, सिंसियरिटी की लाइट का? ये आंसू क्या ये बता रहा है कि मेरे सीने में एक हसास दिल है, जो कि किसी की दिलदोज दास्तां जो सुनी तो सुन के तड़प उठा है, पराए शोलों में जल रहा है, पिघल रहा है। मगर मैं फिर खुद से पूछता हूँ, ये दास्तां तो अभी सुनी है, ये आंसू भी क्या अभी ढला है? ये आंसू क्या मैं समझूं पहले कहीं नहीं था? मुझे तो शक है कि ये कहीं था। ये मेरे दिल और मेरी पलकों के दरमियान एक जो फासला है, जहां ख्यालों के शहर बसते हैं और ख्वाबों की तुरबतें हैं, ग्रेव्स ऑफ ड्रीम्स। ये मेरे दिल और मेरी पलकों के दरमियान एक जो फासला है, जहां ख्यालों के शहर बसते हैं और ख्वाबों की तुरबतें हैं, जहां मोहब्बत के उजले बागों में तलखियों के बबूल हैं और कुछ नहीं, जहां से आगे हैं उलझनों के घनेरे जंगल। ये आंसू शायद बहुत दिनों से वहीं छुपा था। जिन्होंने इसको जन्म दिया था वो रंज तो मसलहत के हाथों न जाने कब कत्ल हो गए थे। ये रंज, सरोज और मसलहत एक्सपीडियंसी, समझदारी इसी में है कि भैया ये गम तो भूल ही जाओ, ये अफोर्ड नहीं कर सकते गम, याद रखना। जिन्होंने इसको जन्म दिया था वो रंज तो मसलहत के हाथों न जाने कब कत्ल हो गए थे। तो करता फिर किस पे नाज आंसू कि हो गया बेजवाज आंसू, विदाउट एनी रीजन, यतीम आंसू, यसीर आंसू, एन ऑर्फन टीयर। न मोतबर था, न क्रेडिबल था, न रास्तों ही से बाखबर था, तो चलते चलते ठिठक गया था, झिझक गया था। इधर से आज एक किसी के गम की कहानी का कारवां जो गुजरा, यतीम आंसू ने जैसे जाना कि इस कहानी की सरपरस्ती मिले तो मुमकिन है राह पाना, तो एक कहानी की उंगली थामे उसी के गम को रुमाल करता, उसी के बारे में झूठे सच्चे सवाल करता, ये मेरी पलकों तक आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया, अब इसके आगे क्या, फिर कभी मिलेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अनंत का, शबनम का, कि जिन्होंने मौका दिया आपसे बराह रास्त बात करने के। एक्चुअली मैं आपको सच बताऊँ, ये पहली बार इस तरह का कुछ मैंने किया है। एक आध बार इंटरव्यू ज़रूर हुए हैं, लेकिन ये पोइट्री ऐसे बैठ के इस पर सुनाना तो ज़रा थोड़ा सा मैं भी अनकम्फर्टेबल था शुरू में, इसलिए कुछ लाइनबाज में भी एक आध बार गड़बड़ हो गई, वरना सामने बैठे हुए लोगों को सुनाने की आदत है। खैर चलिए, अगली बार आपको फिर मौका हुआ तो कुछ सुनाएंगे, अगर आप सुनने को तैयार हुए तो। तब तक इजाज़त दीजिए। रेखा सूर्या जोकी मजीदी जोकी फिरोजनी दी जोगी जेदा चल पर दीक्षित कौन है? रेखा अब ये नाम पढ़ रहा हूँ मैं, देखें भाई किस किस ने सुना, काफ़ी लोग हैं। फयोना हुसैन, फयोना इज a new name for me. सुनहरा माही, संगीता दत्ता, ओहो संगीता, if you can hear me, hello, a big hello to you. पायल तुलसियानी, ओहो, बड़े हमारे अलग अलग दोस्त अलग अलग शहरों में रहने वाले सुन रहे थे। चलिए इजाज़त, थैंक यू। हो गया भाई? Still on. How do I know that I am slow? And how do I put it off? Don't put it off, come over. तो ये पढ़ लूँ अगर हाँ, मैं? but to look.
This has been lovely. Thank you. Can you Yeah. please do Tumhari Amrita with Shabana now? That हाँ. impossible. माफ करना. अच्छा, रेनू मित्तल उन्होंने कहा प्लीज डोंट गो सो सून. I think that, and I've been telling Feroz this, that Tumhari Amrita should be done with two entirely new people. It's Adil too is- beautiful play to let go, but it's impossible for me to do it with Farooq gone. I did it with him for 22 years, and I can't do it anymore. Sagar, I hope you're okay, and the babus are okay, and Anvesha and everybody's fine. I'm just getting some lovely things. Read some more. Shabana, read some more. Shabana, read some more. No, now it's Gohar's time now. दिल अभी भरा नहीं. कि दिल सुन रहा है. अभी भरा नहीं मगर इस वक्त जो है अब गौहर अच्छा, ये रज़ा हमारी बताइए बात कि आ अब रही ये है। हम जो देख रहे हैं और ये हम बोल रहे हैं तो क्या कोई सुन भी रहा है? अगर आप अभी भी सुन रहे हैं तो बोलिए, बताइए. We love you दीमा, I love you बच्चूस. अरे कहाँ है दीमा? कहाँ है? यहाँ रे बाय बाय, खुदा हाफिज, लॉट्स ऑफ कहाँ लव. है? कहाँ है? कहाँ है? ये सब ये चलिए आ जाओ. इधर मुंह मत बना सब. अब हम लोगों को चस्का लग गया तो हम नहीं, आपके मुझे सामने समझ और भी नहीं. आएंगे. पता नहीं हमें है भी सामने के नहीं है, ये सिर्फ ये आ रहा है, तो मालूम ही नहीं है. We are live, so we are very much there till we stop. नहीं, मैम. Okay, guys, bye bye. Thank you very much.